मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से हमारे चैनल पर ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन का वीडियो अपलोड हो रहा है। आप लोग इसको देखें, ज्ञान अर्जन करें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर में। तो हमारे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। हमारे पास ऑप्शन 4 है। ऑप्शन नंबर ए गहन खेती, ऑप्शन नंबर बी वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई और ऑप्शन नंबर डी अति पशुचरण। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई है, क्योंकि पंजाब में लगातार खेतों में एक के बाद एक अलग अलग प्रकार के फसल का उत्पादन होते रहता है, जिसकी वजह से भूमि में उर्वर शक्ति की कमी आती है। हमारा अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी बिहार का मैदानी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड, क्योंकि पहाड़ी ढलानों पर मृदा को बचाने के लिए सोपानी कृषि की जाती है, ताकि मृदा की गुणवत्ता बनी रहे और फसल का उत्पादन होता रहे। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा हमारे देश भारत में राजस्थान में पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ऑप्शन में बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसमें जो रसायन है ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन, जो मेढक को प्रजनन को नष्ट करता है। अगला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए रेंगुर मृदा, ऑप्शन नंबर बी बलुई मृदा, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय मृदा और ऑप्शन नंबर डी लाल मृदा। हमारा ऑप्शन नंबर ए रेंगुर मृदा सही है, और ये काली मृदा का दूसरा नाम कपासी मृदा भी है और रेंगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 1, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है। तो आंसर देखते हैं। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम इस प्रकार है। यह मृदा उत्तर भारत के मैदानी भाग पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान आदि क्षेत्रों में फैली हुई है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहनी एवं तिलहनी फसल लगाई जा सकती है। तो आइए बगल के चित्र के सहयोग से हम समझेंगे कि जलोढ़ मृदा क्या है। देखिए, नदी के किनारे से कुछ दूरी पर जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो ये मिट्टी जो है नदी द्वारा लाई गई पंख से बनती है, जो काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि ये जो नदी होती है पहाड़ों से चल करके जंगलों के रास्ते गुजरते हुए मैदानी क्षेत्र में गुजर आती है, तो मृदा का निर्माण करती है, जिसमें पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं, जिसमें ह्यूमस तैयार होता है। इसीलिए इस मृदा को उपजाऊ मृदा भी कहा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहनी और तिलहनी फसल खूब उगाई जाती है। ये जो है हमारे देश में मैदानी भाग, खास करके उत्तर भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान के तटीय प्रदेश में भी पाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समोच्च कृषि
से आप क्या समझते हैं? आंसर है समुद्र कृषि मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा आकार की खेती की जाती है, जिससे समुद्र कृषि कहा जाता है। इसके द्वारा मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहती है। तो बगल के चित्र में हम देखेंगे तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मृदा को अपरदन होने से, चाहे वो हिमस्खलन हो या जल के द्वारा हो या पवन के द्वारा, इस तीनों जो है प्रकार से प्राकृतिक अपरदनकारी दूतों से बचाने के लिए पहाड़ी ढलानों पर इस प्रकार की खेती की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मृदा को अपरदन से बचाना, क्योंकि पहाड़ जो होता है सीधा ढलवा होता है। इससे क्या होगा कि ऊपर से जल की मात्रा जब आएगी तो अपने सब मिट्टी को आसानी से बहा करके नीचे लेकर के चली जाएगी, और इससे उर्वर मृदा जो है नीचे चली जाएगी और ऊपर फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जो है लोग सीढ़ीनुमा आकार की कृषि करते हैं। इससे लाभ होता है कि जल के कुछ अंश जब आते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर एक टुकड़े में, उसके बाद निचले टुकड़े में, उसके बाद उसके निचले टुकड़े में, उसके बाद उसने के निचले टुकड़े में से करके धीरे धीरे नीचे की ओर चले जाते हैं, और इन फसलों को जल की प्राप्ति भी हो जाती है और मृदा की चोरी भी नहीं होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? आंसर देखते हैं। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयुक्त मानी जाती है। इसकी इस विधि में फसल के बीच घास की पट्टी विकसित की जाती है और फसल को कुछ दूरी पर कतार में लगाया जाता है। बीच वाले भाग में जो घास के मैदान घास लगाए जाते हैं वह मृदा अपरदन को रोकने का काम करता है। जब हवाएं तेज गति से आती है तो फसल को बिना नुकसान पहुंचाए बीच से बाहर निकल जाती है। तो इसको हम आसानी से और सरल भाषा में बगल के चित्र में समझेंगे। तो देखिए यहाँ जो है सभी फसल को कतार में लगाया गया है और बीच में कुछ जगह भी छोड़े गए हैं, जिसमें क्या होता है कि घास लगाई जाती है ताकि ये जो मिट्टी है हल्की होती है और हवा से चोरी कर ली जाती है, जिसकी वजह से इस पर घास लगा दिए जाते हैं कि घास मिट्टी को आपस में जकड़े रहेंगे और मिट्टी की चोरी भी आसानी से नहीं कर पाएगा हवा, और हवा जो है आसानी से बाहर निकल जाए। इसके लिए इसमें बीच में जगह छोड़ दिए जाते हैं, जिससे हवा एक दिशा से बह करके दूसरी दिशा में आसानी से निकल जाएगी और यहाँ लगे पौधों को कोई नुकसान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि, पट्टिका मतलब पट्टी बनाई गई हो, वो कृषि प्रचलित है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? इस मृदा की क्या विशेषता है? आंसर देखते हैं। भारत के तटीय भाग में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ पश्चिम बंगाल में गंगा के द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के द्वारा भी डेल्टा का निर्माण हुआ है। इस मृदा की विशेषता यह है कि यह काफ़ी उपजाऊ होती है, जिससे यहाँ गहन कृषि की जाती है। तो इसको हम बगल के चित्र में देखेंगे, नदी डेल्टा। देखिए इस चित्र में हम देख रहे हैं कि नदी दूर दूर से बह करके आती है तो अपने साथ विभिन्न तरह से खनिज लवण लेकर के आती है, जिसमें ह्यूमस के साथ साथ कई और तत्व भी मौजूद होते हैं जो हमारे फसल को उगने में मदद करते हैं। इसलिए इस डेल्टा वाले मृदा को जो है बहुत उपजाऊ मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें उपज करने की शक्ति अधिक होती है। तो इस प्रकार के जो मृदा है नदी के किनारे वाले भाग में पाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में महानदी कृष्णा, गोदावरी
के साथ साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने भी डेल्टा का निर्माण किया है और इसकी विशेषता यह होती है कि इस मृदा में उपजाऊ शक्ति बहुत अधिक होती है। चलिए बगल के चित्र में हमारा अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। आंसर है, फसल चक्र मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखता है। गेहूं, कपास, आलू, मक्का को लगातार लगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होते हैं, जिससे फसल चक्र कर दलहन या तिलहनी फसल लगाने से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि दलहन एवं तिलहनी फसल की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इस प्रकार फसल चक्र मृदा संरक्षण में सहायक होता है। तो बगल के चित्र में देखते हैं, कि अगर हम अपने खेत में लगातार जो है एक ही फसल, जैसे आलू हो, गेहूं हो, कपास हो, मक्का हो, ठीक है, या गन्ना हो, बार बार लगाते हैं, इससे क्या होता है कि उस पौधा को जो तत्व चाहिए तो वो पौधा जो है वही तत्व धरती के अंदर से यानी भूमि से प्राप्त करता है और बाकी सभी तत्वों को ऐसे ही छोड़ देता है। तो उनकी जो तत्व बच जाते हैं उनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो उससे क्या होता है कि आने वाले समय में कोई भी फसल उस पर नहीं उग पाता है, क्योंकि किसी न किसी तत्व की प्रधानता जब बढ़ जाती है तो फसल ऑटोमेटिक उसमें फसल लगाने के बाद में जलने लगते हैं। तो जब हम फसल बदल कर लगाएंगे तो उससे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर आलू का फसल है तो आलू जब लगाएंगे तो आलू को जो चीज़ चाहिए वो ले लेगा। उसके बाद में अगर हम उसके बाद में सरसों लगाते हैं, ये क्या करेगा, तो इसको जो चाहिए वो ले लेगा। गेहूँ लगाएंगे, इसको जो चाहिए वो ले लेगा। इस प्रकार से मृदा में जो है हर प्रकार के तत्वों की जो लेवल है वर्तमान में बरकरार रहेगा, ना कोई ज़्यादा होगा ना कोई कम, जिससे हमारी मिट्टी में जो है गुणवत्ता बनी रहेगी और हम अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन भी करते रहेंगे। चलिए तो हमारे इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए, तो भूमि के अति सिंचन से जलक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। इससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न होने से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिससे मृदा हल्की हो जाती है और अपरदनकारी दूत जल वायु भूस्खलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रकार जलक्रांतता की मृदा अपरदन में अहम भूमिका होती है। देखिए मित्रों, तो अगर मान लीजिए किसी खेत को अगर हम बार बार जोतते हैं तो जोतेंगे तो नीचे वाली नमी वाली मिट्टी ऊपर आएगी और जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उस मिट्टी से नमी गायब हो जाएगी और वो मिट्टी हल्की हो जाएगी। हल्की होने के बाद में अपरदनकारी दूत, चाहे वो जल हो, वायु हो या भूस्खलन हो, इसके द्वारा उस मिट्टी को आसानी से चोरी किया जा सकता है और हमारे खेत से उपजाऊ वाली मिट्टी चोरी कर ली जाती है, जिससे हमारे फसल को उत्पादन करने में समस्या उत्पन्न होती है। चलिए अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 2, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। देखते हैं आंसर इसका। बढ़ती हुई जनसंख्या ने मृदा का उपयोग अंधाधुंध किया है, कभी घर बनाने में तो कभी उद्योग लगाने में, सड़क बनाने में जैसे क्रियाओं में किया है। इसके साथ साथ बचे हुए भाग का आधुनिक कृषि तकनीक एवं रासायनिक खाद से मृदा की गुणवत्ता प्रभावित हो रहा है। खेतों की अति सिंचन तथा रासायनिक खाद से मृदा में कई प्रकार की अनावश्यक तत्व बढ़ रहे हैं, जिससे मृदा हल्की होते जा रही है, जिसे वायु जल जैसे अपरदनकारी दूत द्वारा अपरदित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। यह अकाट्य सत्य है कि मानव की 95% से अधिक आवश्यकता की पूर्ति भूमि द्वारा होती है,
जो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास में सुलभ होते हैं। आज हमारी मानव सभ्यता के लिए मृदा संरक्षण परम आवश्यक है, नहीं तो भोजन, वस्त्र और आवास सभी छीन जाएंगे। इसके लिए हमें रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग, वृक्षारोपण, फसल चक्रण, समूह जुताई, पटका कृषि आदि विधियों को अपना करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। तो आइए बगल के चित्र में देखते हैं। कि अगर हम अपने खेतों में विभिन्न तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत में जो अभी तो वर्तमान में लाभ दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमारे खेतों से समझिए कि सभी तरह के तत्व समाप्त हो जाएंगे, जिससे हमारे खेत में जैसे यहाँ धुआं निकल रहे हैं उसी प्रकार से धुआं निकलेगा और इतनी गर्मी बढ़ेगी कि विभिन्न तरह के तत्व ही हमारी फसल को नुकसान कर देंगे, जिससे हमारी फसल नहीं उगेगा, सभी हरे भरे क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे और वायुमंडल कई तरह के प्रदूषण से प्रभावित होगा और हमारी मृदा में सभी गुण समाप्त हो जाएंगे। तो उस समय व्यक्ति भूखे मरने लगेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। तो दरउत्तरी प्रश्न संख्या 3। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान नगण्य है, स्पष्ट करें। आंसर है भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु यहाँ पशुधन के अस्थायी चारागाह बहुत कम भूमि पर उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ अधिकांश या अधिकतर भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, अतः पशुधन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका लगभग योगदान जो है शून्य है। तो देखिए नीचे के चित्र में हम देखेंगे, तो देखिए जैसे ये जो पशु हम जो रखे हैं, गाय भैंस जो भी हमारे पशु हो, तो उसको जो है चरने के लिए यहाँ वर्तमान भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण चारागाह बहुत कम है। इस पर इन पशुओं को चरने के लिए चारे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। लोग कम अपने पास पशुओं को रख रहे हैं ताकि कम पशुओं का भोजन उपलब्ध हो सके। अगर भारत में अस्थायी चारागाह की व्यवस्था की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए तो हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें आप सभी को जो भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी, आप इससे कुछ सीखे होंगे। अगर आप कुछ सीखे होंगे तो अपने अगले दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.